आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। राजनीति में नेताओं का हृदय परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी एक पार्टी में खपा देने वाले नेताओं का चुनाव के समय पार्टी बदल लेना अब तो हमें चौंकाता भी नहीं है। कुल मिलाकर ये बहुत आम हो चला है, लेकिन ये आम काम जब कोई खास करता है तो खबर बनती है, चर्चा होती है। 2019 में अपना सियासी सफर शुरू करने वाली उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। उर्मिला ने सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन किया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। उर्मिला के इस सियासी शिफ्ट के क्या मायने हैं? शिवसेना उर्मिला के सहारे राजनीति में क्या साधने की तैयारी में है? और सबसे अहम, ये सफर कितना आसान होगा उर्मिला के लिए? इस पॉडकास्ट में बात होगी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ हैं किरण तारे। आप इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं। शिवसेना मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। किरण सर, वेलकम। नमस्ते जी। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस राजनीतिक स्विच को आप कैसे देखते हैं? उर्मिला ने जो बिल्कुल बहुत कम समय में एक स्विच लिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उर्मिला मातोंडकर की फैमिली शुरू से ही समाजवादी फैमिली की तरफ से जानी जाती है। मुंबई में समाजवादी विचारधारा का उन पर काफी अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन पिछले साल जब उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो सबको लगा कि अभी उर्मिला समाजवाद को छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लेगी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि उनको चुनाव में सफलता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ हो नहीं रहा है, मैं जनता के लिए काम करती रहूंगी। लेकिन अचानक से शिफ्ट ऐसा आया कि उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। अभी शिवसेना में दिक्कत ऐसी है कि शिवसेना आज की घड़ी में ना तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, ना सेक्युलर है, ना सोशलिज्म से उनका कोई लेना देना है। तो ऐसे बदलते माहौल में उर्मिला अपने आप को कैसे ढाल लेगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उनके सामने सबसे बड़ी अड़चन होगी जो पार्टी की दूसरी कद्दावर नेता है, प्रियंका चतुर्वेदी। हम लोग सब जानते हैं वो शिवसेना की काफी अच्छी तरह से स्पोक्स पर्सन मानी जाती है। वो भी पिछले साल कांग्रेस में थी। उर्मिला को टिकट दिया, इसलिए प्रियंका नाराज हो गई और शिवसेना में आ गई। अब उनके पीछे पीछे उर्मिला भी शिवसेना में चले आई। तो इन दोनों में जो दोनों आर्टिकुलेट है, पार्टी का एक नया उभरता हुआ सोबर चेहरा बन के सामने आने वाली है। इनमें क्लैशेस होना तो पहली गुंजाइश बनती है। दूसरी एक बात होगी कि शिवसेना के जो निष्ठावान शिवसैनिक है, द लॉयल शिवसैनिक वी कैन से, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द पार्टी लीडरशिप। रीजन ये है कि शिवसेना के लोग काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब किसी को कुछ देने का मौका आता है तो हमेशा बाहरी लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। ये सबसे बड़ी कंप्लेंट शिवसेना में आज हमें दिख रही है। तो शिवसेना के नेता तो ठीक है, कभी कभी किसी बड़ी सोशल गैदरिंग में उर्मिला को अपना भी लेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है वो उर्मिला को कितना अपना मानेगा, उसके ऊपर उनका भविष्य पार्टी में तय होगा। ठीक है। एक सवाल और है कि एक साल में महज कांग्रेस से निराश हो जाना, क्या वजह रही उर्मिला की? नहीं, एक साल में निराश नहीं हुई। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई और 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो कांग्रेस में आई थी चुनाव जीतने के लिए। अगर चुनाव जीत जाती तो उनका कांग्रेस लीडरशिप से कोई झगड़ा होता ही नहीं था। चुनाव हारने की वजह से उनको ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया हो, इसी का एक कारण रहा होगा उनकी हार के पीछे। कि उन्होंने सोचा है कि कांग्रेस का कोई भविष्य तो है नहीं, कांग्रेस तो हार गई है पार्टी। उसके बाद में आगे चल के कांग्रेस महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी, सरकार बना लेगी, उन्होंने सोचा नहीं था। इसलिए उनका जब मकसद था चुनाव लड़ना, वो पूरा हो गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनका कांग्रेस से अंदरूनी कोई झगड़ा नहीं था, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि चुनाव जीतना है। वो सफल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एक सवाल है सर कि शिवसेना जो है वो उर्मिला के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में क्या साधने की कोशिश करेगी या तैयारी में है? इसमें ऐसा है कि शिवसेना जो है उनका फोकस है महिला मतदार जो है। आने वाले एक साल में, मतलब फरवरी 2022 में मुंबई महापालिका के चुनाव होने हैं। और मुंबई महापालिका, जिसे पॉपुलर रूप से बीएमसी के तौर पर जाना जाता है, ये शिवसेना का ऑक्सीजन है।
अगर शिवसेना बीएमसी का चुनाव हारती है तो उससे बड़ा झटका शिवसेना के लिए और कोई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अभी से बीएमसी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उनका फोकस होगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर। मिडिल क्लास महिलाओं में फिर भी आज भी थोड़ा उर्मिला को लेके थोड़ी सी एक जिसे हम कहते हैं उनका एक चार्म बना हुआ है इस क्लास में। और जो लोअर मिडिल क्लास की महिला है उन्होंने उसमें उर्मिला को लेके थोड़ी सी क्रेज है। उर्मिला एक स्टार रही थी अपने जमाने में, उनकी कुछ फिल्में आई थी जो काफी हिट हुई थी। उन्होंने किसी फिल्मों में मराठी मुलगी का एक्टर जो उसका किरदार निभाया था उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस है। और अभी मुंबई की कंडीशन ऐसी है कि महिलाएं जो है काफी नाराज चल रही है शिवसेना के ऊपर, क्योंकि जो वर्किंग वुमन है मोस्टली द वर्किंग वुमन दे आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द कम्यूटिंग प्रॉब्लम। अब हम सब लोग जानते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो सबके लिए अभी ओपन नहीं है। कुछ गिने चुने लोग जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हुए, इसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले हुए, उन्हीं को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति है। महिलाओं के लिए अलग से समय दिया गया है जो उनके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और महिलाओं को अपने ऑफिस से घर जाने आने में कम से कम 5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस मुद्दे से कहीं ना कहीं उनको मन में एक तसल्ली हो कि नहीं, हमारे बीच में रहने वाली एक मिडिल क्लास से आई हुई उर्मिला आज शिवसेना में कुछ काम करने जा रही है। शायद अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोचा तो वो एमएलसी भी बन जाएगी कुछ दिनों में। अगर ऐसा होता है तो एक मराठी अस्मिता को निभाने वाली एक बात हो सकती है। इसके लिए उद्धव ठाकरे जी का एक प्रयास होगा कि उर्मिला को मिडिल क्लास लोकेलिटी जो है वहां पे घुमाया जाएगा। ठीक है। जब भी सर कोई लीडर स्विच करता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, तो उसकी कुछ अपनी चाहत होती है, मंशा होती है। उर्मिला को क्या मिला शिवसेना में आके, या क्या मिलेगा आने वाले समय में? चर्चा तो ऐसी है कि शिवसेना की जो महिला आघाड़ी है उसका जनरल सेक्रेटरी पद के लिए उर्मिला का नाम चल रहा है। ये महिला आघाड़ी जो है वो काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इसकी पैटर्न जिसे हम कहते हैं वो है रश्मि ठाकरे, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी है। लेकिन अगर उनको संगठन में कोई जगह नहीं भी मिलती है तो महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी उनका नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे रिकमेंड कर चुकी है। ये तय करना है महाराष्ट्र के गवर्नर को कि उनको एमएलसी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अगर गवर्नर अपनी अनुमति देते हैं तो उर्मिला एमएलसी बन जाएगी। उनको एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का दर्जा मिल जाएगा, उनको खर्चा करने के लिए कुछ फंड्स मिल जाएगा। तो उन्हें उनका पूरा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र होगा, उसमें वो हर एक तरह के इशू को उठा सकती है, किसी विषय पे अपना मत रख सकती है हाउस में, और किसी भी विकास काम के लिए अपना पैसा दे सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर वो एमएलसी बनती है तो उसके माध्यम से शिवसेना उर्मिला को एज अ सोबर फेस, एज अ लिबरल फेस प्रोजेक्ट करना चाहेगी और अपना दरिया बढ़ाने का प्रयास करेगी। और अंत में एक सवाल और है, ये सफर जो है वो कितना आसान होने वाला है या फिर लंबा होने वाला है उर्मिला के लिए? क्योंकि कांग्रेस में कितनी लंबी पारी खेली है उर्मिला ने, ये सब हम जानते हैं और आपने बताया भी। कांग्रेस में तो उनकी पारी बहुत छोटी थी, मतलब T20 से भी छोटी पारी रही है। यहाँ मुझे लगता है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं। अगर वो एमएलसी बनती है तो उनको 6 साल का टर्म मिलेगा, तो कम से कम 6 साल उनके हाथ में होंगे। अगर पार्टी का संगठन का उनका दायित्व मिलता है तो देखिए आने वाला सबसे बड़ा चुनाव होगा बीएमसी का फरवरी 2022 में। वहाँ उनका पार्टी के लिए कितना उपयोग होता है, अगर वो पार्टी के लिए कुछ वोट हासिल कर सकती है, कुछ वोटों में बदलाव ला सकती है, कुछ स्विंग करा सकती है, तो उनकी पारी स्वाभाविक है बड़ी लंबी होगी। अगर नहीं कर सकती है, वहाँ उनका किसी कारणवश उनको सफलता नहीं मिलती है, तो शायद पता नहीं क्या होगा। लेकिन राजनीति में कुछ कहना कि इतने सालों तक रहेगा, उतने सालों तक रहेगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। एमएलसी बनती है तो कम से कम 6 साल तो पक्का तय है। और एक सवाल और उठ रहा था उनके आने से पहले कि वो जिस तरीके से कंगना और उर्मिला के बीच में एक विवाद देखा गया था, क्या इस बहाने एक उसे भी साधने की कोशिश होगी आने वाले समय में? शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपका दाऊद है तो हमारा अरुण गौरी है। दोनों भी गैंगस्टर्स है, आप दाऊद को सपोर्ट करो, हम अरुण गौरी को करेंगे। उसी तरह से शिवसेना भी कहेगी कि अगर बीजेपी कंगना राणावत का इस्तेमाल कर रही है तो हम उर्मिला मातोंडकर का करेंगे अपनी राजनीतिक चालें चलने के लिए। उर्मिला और कंगना के बीच में आने वाले कुछ दिनों में हमें झगड़ा होता हुआ जरूर दिखने वाला है। दोनों भी काफी एग्रेसिव मोड में जाएगी, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की आइडियोलॉजी के ऊपर, एक दूसरे की काम करने के तरीके के ऊपर
उनमें काफी खींचातानी होने वाली है। जब हमने उनको पूछा था शिवसेना में आने के बाद, तो आपको कंगना के बारे में क्या लगता है, तो उन्होंने तो साफ रूप से कहा था कि कंगना को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुप बैठेगी ऐसी कंगना तो है नहीं। कंगना कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। वो ऑलरेडी उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोल चुकी है। अभी उर्मिला ने इतनी देखो शब्दों में तो उसको जवाब नहीं दिया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हमें ये देखना होगा कि उर्मिला शिवसेना के लिए बॉलीवुड में जगह बना पाती है या नहीं। अगर वो बॉलीवुड के रास्ते शिवसेना के लिए खोल देगी तो किसी न किसी तरह से कंगना को चेकमेट करने का ये प्रयास होगा। और अगर जब कंगना को चेकमेट करने का प्रयास होता है तो कंगना के सपोर्ट में बॉलीवुड कितना उतर के आता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया किरण सर, इस पॉडकास्ट के लिए अपना समय देने के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने उर्मिला के सियासी शिफ्ट के क्या मायने हैं उसे समझा। साथ ही हमने इस बात पर भी चर्चा की कि यह सफ़र कितना आसान होगा उर्मिला के लिए, और उर्मिला के बहाने शिवसेना राजनीति में क्या साधने की कोशिश करेगी। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।